दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कक्षा 8 की सिविक्स की किताब का निचोड़ आपके लिए लाया गया है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इसके पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया जिसमें कक्षा 6 की सिविक्स को कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट को लिया है। ये वीडियो आपकी परीक्षा सिर्फ सीटेट ही नहीं, यूपी टेट और अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विषय के अंतर्गत सिविक्स की ये किताब आपके सामने। इसमें 10 चैप्टर हैं। भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, न्यायपालिका, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, हाशियाकरण की समझ, हाशियाकरण से निपटना, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। अगर आप किताब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है आप समझ भी ना पाएँ कि कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए हमने आपके लिए एक कंप्लीट पीडीएफ बना रखा है, मतलब काफ़ी इस बुक को स्टडी करने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमने कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपके सामने, भारतीय संविधान। तो संविधान का क्या आवश्यकता पड़ती है? संविधान ही बताता है कि हमारे समाजों का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार कब की? तो 1934 में। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो दिसंबर 1946 में। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी, लेकिन 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना सशक्त और प्रभावी बनाता है। 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी, इसमें 300 लोगों ने योगदान दिया था, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। संघवाद क्या है? संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में केंद्र और राज्य स्तर पे भी सरकारें हैं। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर को। के अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। स्थापना होगा यहाँ पे। ये कथन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्य के कितने अंग हैं? तो राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के अनुसार। विधायिका हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आइए राज्य के बारे में दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी में किस तरीके से मेंशन किया गया है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल जाती है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम को जो हुए थे उनके पेपर उठा करके आप देख सकते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य नेपाली राज्य आदि की बात कर रहे हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार का मतलब यहाँ पे कार्यपालिका या राज्य का एक हिस्सा होती है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से राज्य के बारे में। इसी तरीके से आपको सभी चैप्टर की यहाँ पे समरी उपलब्ध कराई जाएगी। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों वाला जो भाग है उसी को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? इसमें से प्रश्न पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया
कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय बता रहे हैं आपको, मतलब स्थायी अस्थायी जब कुछ भी ना लिखा हो तो आप क्या लगाएंगे, राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। श्री जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थीं। डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री थे पहले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1967 में भारत की आज़ादी में परिणत परिणाम है। चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी धारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है वही है धर्मनिरपेक्षता। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत भी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ईश्वर की छत्रछाया शब्द को कई बार चुनौती दी गई है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, ईसाई काश जैसे धार्मिक राजनीतिक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये फ्रांस में कानून बनाया गया। कब बनाया गया, तो 2004 में, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बजट पर चर्चा एवं प्रश्न पूछने का अधिकार, इसकी मांग सर्वप्रथम किसने की, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्था को मंजूरी दे दी। वर्ष 2004 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो वर्ष 2004 के आम चुनाव में। इस चुनाव में ईवीएम के प्रयोग से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तो ये खास बात है इसकी। संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन है। तो संसद के कितने सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 245। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल कितने हो सकते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, 545। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंग पूछे तब आप 3 लगाइएगा, अंग पूछेगा कितने होते हैं तो आप 3 लगाइएगा। बट अगर आपसे ये पूछे कि सदन कितने होते हैं तो आप 2 लगाइएगा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो यहाँ पे हमने वैसे हाईलाइट कर रखी हैं कुछ, फिर भी आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2 जो हैं एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल के पास कम से कम कितने होने चाहिए, तो 272 सदस्य होने चाहिए, वही सरकार बना पाएगा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 33 और 12 45। तो टोटल 245 होते हैं, 233 निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्यों की राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उसमें सबसे पहले एक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल क्या है, आइए जानते हैं। तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संसद इसके माध्यम से सरकार की कामकाज की जरिया को एकत्र करती है, जानकारियाँ को एकत्र करती है प्रश्नकाल के जरिए। लोकसभा में 543 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट सुरक्षित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है
ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटों को सुरक्षित किया जाता है। कानूनों की समझ, कानून क्या है? तो कानून के शासन का अर्थ होता है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमाने पर एक और अच्छा उदाहरण था। इस कानून के तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 10 मार्च 1919। प्रश्न कई बार पूछा गया है। पंजाब में इस कानून का विरोध किया गया था। इसी काम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को जनरल डायर ने अंजाम दिया। प्रश्न पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किसने अंजाम दिया? तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल 1919 और जनरल डायर के द्वारा। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस राजद्रोह एक्ट के तहत सरकार का विरोध या आलोचना करना था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सरकार का विरोध करे या आलोचना करे तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार किया जाता था। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के तहत बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। तो ये किसके तहत? 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के तहत। अगला पॉइंट देखिए, वर्ष 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। इसके तहत घरेलू हिंसा कानून का निर्माण हुआ। ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा कि घरेलू हिंसा महिला कानून को लागू कब किया गया। ऑप्शन दे देगा 1995, 2000, 2005, 2006। तो ध्यान रखिएगा, घरेलू हिंसा महिला कानून 2006 में लागू किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजा पार्क्स नामक महिला ने 1955 को स्वायत्त व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत सभी भेदभाव को पूर्णतया खत्म कर दिए गए। तो ध्यान रखिएगा, कब ये भेदभाव खत्म किए गए? तो 1964 में एक नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। अध्याय 5, चैप्टर नंबर 5 है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। न्यायपालिका को अगर ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य अधिकार भी शामिल है। भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। प्रश्न आपसे पूछेगा, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो सबसे पहले 1862 कलकत्ता में, उसके बाद बम्बई, फिर मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। कई बार ये तीनों कूट बना करके आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ स्थापना की गई या नहीं की गई, या कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1966 में। देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 24 हो गई है। अभी तक एनसीईआरटी में 24 ही है, तो अगर आपको ऑप्शन में 24 मिलता है तो आप यही लगाइएगा। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है, दोनों राज्यों का एक ही। दीवानगी कानून में हम जमीन की बिक्री, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद को शामिल कर सकते हैं। चोरी, दहेज, औरत को तंग करना, हत्या आदि को फौजदारी में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की थी। अब सर्वोच्च, तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि PIL की व्यवस्था कब विकसित की गई, किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कब? 1980 में। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भोजन का अधिकार किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हमारी न्यायपालिका व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या है? सबसे सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत।
संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 22 के जरिए। दिखाते हैं आपको ये लिखा कहाँ पे है। जो अभी अभी पॉइंट्स को आपने पढ़ा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा गया और हमने कैसे यहाँ से नोट करके आपको बताया। उच्च न्यायालयों की स्थापना में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1966 में। देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं, बहुत सारे न्यायालयों के पास अपने उच्च न्यायालय। इस तरीके से हमने आपके लिए डेटा सारा कलेक्ट कर रखा है, इसी में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कराई जा रही हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उतना ही आपको कराया जा रहा है जितना आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फौजदारी कानून क्या होता है, दीवानी कानून क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए यहाँ पे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से भी किसी की जान नहीं ली जा सकती। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने एक भाषण में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस एक सर्वोच्च न्यायालय, 725 स्वीकार्य पदों वाले 21 उच्च न्यायालय। ठीक है, और सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये सारी जानकारी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, निचली अदालत। कुछ शब्दावली भी यहाँ पे दी है, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे बरी करना क्या होता है? जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिसके आधार पे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी कहते हैं। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, कहा जाता है लास्ट में कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। अपील करना क्या है? निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार करने के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहते हैं। मुआवजा आप जानते होंगे। बेदखली क्या है? अभी लोग जिस जमीन पर मकान में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहां से हटाया जाए तो इसे बेदखली कहा जाएगा। ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। संविधान के अनुच्छेद 39 में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेगा, किस साल से कम उम्र के बालक? 15 साल, 18 साल। तो ध्यान रखना है, 15 साल के कम उम्र के अगर बालक है तो उसको थाने नहीं बुलाया जाएगा सवाल करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ दिशा निर्देश और शर्तें तय की हैं। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों के भीतर इसे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत के बारे में जानकारी भेज दी जाएगी। मतलब ये हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है और उस जिले से बाहर कोई रह रहा है, उसके परिवार का दोस्त मित्र यार कोई भी, तो 8 से 12 घंटों के अंदर उसको जानकारी बता दी जाएगी कि इसको हिरासत में लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 हाशिएकरण की समझ है। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह है। भारत की आबादी लगभग 8% आदिवासियों की। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भारत में आदिवासी है, तो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से 8%। आदिवासी का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। अकेले उड़ीसा में केवल 60 से ज्यादा जनजातियां समूह रहते हैं।
उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी तरह के उदाहरण हैं। आदिवासियों ने अपनी भाषाएं रही हैं, मतलब आदिवासियों की उनकी अपनी आदि भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पे प्रभावित किया है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न की सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है आदिवासियों से संबंधित, तो संथाली। ठीक है, और उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं भी निकलती हैं, इंटरनेट पे भी उनकी पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। अभी वर्तमान में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी से ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे प्रश्न ये। भारत में कुल कितने 54 राष्ट्रीय पार्क हैं एनसीईआरटी के हिसाब से? फिलहाल यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, कुछ नए पार्क भी बने हुए हैं, बट अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पूछेगा तो आप यही डेटा याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद कोई अपडेट एनसीईआरटी में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? 54 राष्ट्रीय पार्क हैं, 372 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और इनका कुल क्षेत्रफल इतना दिया है। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे बसर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो 13.4% थी। यकीन मानिए प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का जायजा लिया गया। सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 6 से 14 साल के उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या तो स्कूल छोड़ चुके हैं। प्रश्न पूछेगा किस समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया? तो सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की किताब में किस तरीके से आदिवासियों के बारे में लिखा हुआ है, उसका शॉर्ट नोट्स हमने आपके लिए वीडियो में जो बताया है। अभी आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से नोट्स को बनाया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी अभी पढ़ा है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। धर्म के हिसाब से आप विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर देख सकते हैं। कुल 65%, मुस्लिम 59%, ईसाई 80%। ये आप देख सकते हैं। ये 2001 की जनगणना के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल से। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। जिस समिति की हम बात कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पे माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से ये पता चला है केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी स्कूल और 30% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये डेटा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊंच नीच क्या है, घेटोआइजेशन क्या है, तो ये पढ़ लीजिए। यह शब्द आमतौर पे ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। इसको हम कहते हैं घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। कुपोषित क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 की हास्यीकरण से निपटना। तो चलिए बताते हैं आपको इसमें कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दलित का मतलब क्या होता है? दबा कुचला। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए
खुद से चुना है। किसी ने कहा नहीं, खुद से इन लोगों ने शब्द रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। तो कब बनाया गया? 1989 में। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताएंगे अभी। जो यहाँ पे आपका आर्टिकल 17 है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि किससे संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता या छूआछूत का उन्मूलन इससे संबंधित है। ये संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है। ठीक है, काया है दूषित, कहना है उसका केवल आत्मा है बेदागी। कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सोयबाई के द्वारा लिखी गई है। ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया। तो ये कब पारित किया, ये भी ध्यान रखिएगा, 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकार को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में ही आता है। जिस कविता की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवित्री सोयराबाई ने लिखी है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। तो यहां से प्रश्न यकीन मानिए पूछा जा सकता है फिर से। सोयराबाई महार जनजाति की थी। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सोयराबाई के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, फिर नीचे लिखा जाएगा कि सही कथन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवित्री सोयराबाई के द्वारा लिखी गई है। ये चोखा मेला की पत्नी थी। जाति की बात करें तो ये महार जाति की थी। उस समय ये जाति अछूत मानी जाती थी। काया है दूषित, कहना है उनका, और केवल आत्मा बेदाग। ये कविता है, ये किसके द्वारा लिखी गई आपको ध्यान रखना है। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं होती जो एक की देह को ज्यादा और दूसरी की देह को कम शुद्ध बना सकती है। संभवतः ये भी कहना चाहती है कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर से, हमारे विचारों, अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। इसके बाद देखिए कबीर जी आपके जो प्रसिद्ध हिंदी के हैं, ये क्या कहते हैं। तो भाषा की पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति से परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जाति पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, उम्मीद करते हैं आप इसको पूरा देखेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसका अगला पार्ट भी हम ला सकें। ठीक है, कबीर के बारे में जो था हमने पढ़ दिया इंपॉर्टेंट, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। ये 1989 इसकी रक्षा करता है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैटिन्स एक्ट 1993 पारित किया। तो ध्यान रखिएगा कब पारित हुआ, 1993 में। ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनके लिए मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने, ये भी मैं आपको बताया है अभी पढ़ करके कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। चैप्टर नंबर 9 जन सुविधाएं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पोर्तो एलेग्रे ये क्या है? ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है एक बार कि शिशु मृत्यु दर कम कहाँ है दुनिया में, तो ये ब्राजील का एक शहर है पोर्तो एलेग्रे, यहाँ पे सबसे कम है शिशु मृत्यु दर। यहाँ नगर निगम जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है, ये सबसे अच्छी बात है। मुंबई के उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा नेटवर्क पर चलने वाली स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर तक लोग आते जाते रहे, काम ढूंढते हैं। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, तो 68%। जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। ये 2001 का आंकड़ा है। इसी के अनुसार अगर आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यही प्रतिशत लगाइएगा। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत? 44%। चेन्नई में पानी की किल्लत बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है गर्मी के मौसम में। चैप्टर नंबर 10 बिजली से चलने वाले, ये आपने अभी भी पढ़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। ये आप पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, अहमदाबाद के कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यही है करघा जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ये कहा गया कि बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। तो करघा क्या है? पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों की कार्यस्थितियां बहुत खराब है। ये आखिरी चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 है, सन 2001 जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम बच्चों को घर, ढाबों या रेस्टोरेंट में, चाय की दुकानों में मजदूरी की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो कब लगाया? 2006 अक्टूबर महीने में, ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो सजा कितनी, आपको यह भी ध्यान रखना है, 3 से 2 साल, मतलब 2 से 3 साल की सजा और 10,000 से 20,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। कानून के पारित होने के 1 साल बाद 2007 में 74% घरेलू बाजार बाल मजदूर 16 साल से कम के हैं। ये डेटा निकाला गया 2007 में। भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के करीब 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस की रिसने लगी। ये बेहद जहरीली गैस होती है। यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखाने के लिए रात की
पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड यानी सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। तो कब ये कहा गया? 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, ऐसे कई मुद्दे हैं जो 1949 के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान में लिखित तौर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन भावना के स्तर पे वे निश्चित रूप से मौजूद थे। तो ये 10 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कैसे भी करिए हमें नहीं पता। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल साइंस के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से क्या पढ़ें। तो उन तक ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पार्ट 1 का लिंक आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देखें।